हेलो एवरीवन। वर्क एनर्जी पावर के 3 लेक्चर में हम लोगों ने खूब मजा किए और आज मजा करने की बारी है लेक्चर नंबर 4। और इसमें आज पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। खूब मजा आने वाला आज। तो सबसे पहले वेलकम मेरे बच्चे, वेलकम। ग्रेविटी फिजिक्स में तुम सबका वेलकम है। तो अब एक योद्धा की तरह अपनी जीत की बुनियाद लिखनी है। तो तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेके, क्योंकि कॉपी पेन अच्छी समझ देगी आज के लेक्चर का। उससे पहले जैसा कि तुम लोगों को पता है कि प्ले स्टोर पर हमारा ग्रेविटी फिजिक्स करके ऐप है। तुम चाहो तो उसका सब्सक्रिप्शन लेके अपने पढ़ाई के लेवल को और बेहतर कर सकते हो। वहां पर सारा चीज एकदम सिस्टमेटिक वे में मिलेगा। तो देर किस बात की। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है कंजर्वेटिव और क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं हम लोग। अब हम लोग ठीक से समझेंगे कि क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स और क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कहता है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में यहां दिया हुआ है और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में यहां दिया हुआ है। पहला पॉइंट कह रहा है कि वर्क डन इन वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, और यहां पर कह रहा है कि वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। पहला पॉइंट। दूसरा में कह रहा है कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो, और इसमें बोल रहा है कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। पहले इन दोनों बातों को समझ लेते हैं और उसके बाद बाकी पॉइंट को समझेंगे। उसके लिए हमने एक बेस्ट एग्जांपल चुना है। ध्यान से देखो। मान लेते हैं एक बॉडी को ए से लाना है बी। कहां से कहा? ए से लाना है बी, और ए से बी लाने के 3 रास्ते हैं, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3। तो कहता है किसी भी पाथ से लो, अगर वर्क डन सेम हो जाएगा तो वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होगा। यानी वर्क डन ए टू बी पाथ 1 से, वर्क डन ए टू बी पाथ 2 से, और वर्क डन ए टू बी पाथ 3 से बराबर हो जाना चाहिए, तो वो कंजर्वेटिव वाला फोर्स हो जाएगा। ठीक। और अगला देखो। अब था वर्क डन इन राउंड ट्रिप बराबर 0। अब था वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 0 होना चाहिए कंजर्वेटिव केस में, और वर्क डन इन राउंड ट्रिप बराबर 0 नहीं होना चाहिए नॉन कंजर्वेटिव के केस में। इसका मतलब हुआ कि ए से बी जाएंगे और फिर बी से ए आ जाएंगे, तो वर्क डन बराबर 0 हो जाना चाहिए। यानी ऐसा फोर्स जिसके कारण राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 हो जाए, वो होता है कंजर्वेटिव नेचर का। और जिसके कारण वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 नहीं होगा, वो होगा नॉन कंजर्वेटिव नेचर का। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूं, जो तुम पहले से जानते भी हो और तुरंत तुमको फील आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फील। कैसे आती है देखो। ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम सुने हो? जैसे कि मान लेते एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, एकदम ऊंचा है एच ऊंचा है, और ये रास्ता नंबर 1 है और ये रास्ता नंबर 2 है। अच्छा तुम बताओ, ए से बी जाएंगे रास्ता नंबर 1 से, और ए से बी जाएंगे रास्ता नंबर 2 से। ए से बी जाएंगे रास्ता नंबर 2 से, तो बताओ वर्क डन बाय mg किस में ज्यादा होगा? सब में बराबर होगा ना, -mgh के बराबर। समझा बात? यानी ए से बी जाएंगे, वर्क इस रास्ते से है इस रास्ते से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात बोल रहा हूं ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर -mgh। अब एक बात बताओ, ए से बी जाने का वर्क डन है -mgh, और बी से ए आते तब बी से ए, यानी वर्क डन ए से बी और वर्क डन
बी से ए आने का क्या होगा वैल्यू, ये हो जाएगा ए से बी जाएंगे तो वर्क डन बराबर होगा माइनस एम जी एच, नीचे से ऊपर जाएंगे एच ऊंचाई तो माइनस एम जी एच, और ऊपर से नीचे आएंगे एच ऊंचाई तो प्लस एम जी एच। तो राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना हो गया, 0। तो ग्रेविटी के द्वारा क्या देखा कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये देखे, और ये देखे कि राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 हो जाएगा। राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि जहां से स्टार्ट किए थे फिर वहीं आ जाना, जैसे नहीं बोलते हैं फील्ड का एक राउंड लगा देते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, हाँ। तो राउंड ट्रिप का मतलब जहां से स्टार्ट किए थे ना वहीं आ जाना। तो राउंड ट्रिप में जैसे ए से गए बी और फिर बी से आ गए ए, तो उसको बोलते हैं राउंड ट्रिप, उसमें वर्क डन हो जाना चाहिए 0। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट था कंजर्वेटिव फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, वो क्या होता है देखते हैं। यही था ना सेंट्रल इन नेचर, ये क्या होता है इसकी फील हम लोग अच्छा से लेंगे। फोर्स सेंट्रल नेचर का होगा, वो उसका 2 बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। दोनों को ठीक से समझते हैं। जैसे एक मास लिया मैंने m1 और दूसरा मास मैंने लिया m2, तो कहता है कि मास मास के बीच जो फोर्स लगता है ना उसको सेंटर टू सेंटर मिलाने वाले लाइन के अलोंग लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। यानी 2 मास के बीच लगने वाला फोर्स किधर होगा, सेंटर टू सेंटर मिलाने वाले लाइन के तरफ, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तुमको पता है अगर ये फोर्स ऑन 1 पर 2 के कारण और फोर्स ऑन 2 पर 1 के कारण दोनों बराबर होता है, और बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2 बट्टा R स्क्वायर। जैसे यहां देखो ना, जैसे अर्थ है, अर्थ और ये एक सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है, सैटेलाइट भी खींचती है अपने सेंटर की तरफ। इसका मतलब सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, मतलब फोर्स सेंट्रल नेचर का होता है, मतलब सेंटर टू सेंटर मिलाने वाले लाइन की तरफ। फंडा क्लियर है। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ये एक चार्ज है, मान लेते हैं ये है Q1 और ये मान लेते हैं Q2 माइनस में, जो चार्ज हो गया, तो कहता है चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है ना वो भी दोनों के सेंटर को मिलाने वाले लाइन के तरफ होगा। यानी इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा, यानी सेंटर टू सेंटर मिलाने वाले लाइन के तरफ। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है, और जो फोर्स सेंट्रल नेचर का होगा वो सब कंजर्वेटिव हो जाएगा। महसूस हो रहा है धीरे धीरे। जैसे ग्रेविटेशन देखा ना, कंजर्वेटिव नेचर का था। वेरी गुड। अब देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें बोल रहा है अगला पॉइंट, व्हेन ओनली ए कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट विद इन ए सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज, हाउएवर देयर सम द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर सिस्टम पर लगे तो टोटल एनर्जी टोटल कांस्टेंट रहेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर सकता है लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। एक छोटा सा फोटो से देख लो, ये फोटो देखो, अभी पोटेंशियल एनर्जी बराबर याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर अभी फिलहाल याद कर लो mg इंटू एच, एच मतलब हाइट, और काइनेटिक एनर्जी मतलब जान लो हाफ mv स्क्वायर। इसको आगे पढ़ाने वाले हैं। अभी देखो इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी भी कितना है, काइनेटिक एनर्जी अभी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, h है, तब पोटेंशियल एनर्जी अभी इसके पास mgh है, यानी पूरा पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मान लेते हैं कुछ देर के बाद वो यहां आ गया, नहीं कुछ देर के बाद वो यहां आ गया, तो तुमको क्या लगता है इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी h घट गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। फिर जब यहां आ जाएगा, जब इस स्केटिंग पर चलते स्केटिंग करते करते यहां आ जाता है तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, लेकिन टोटल एनर्जी ध्यान रहे, टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, तो काइनेटिक घटेगा तो
काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, और यहां से ऊपर जब हम जाएंगे तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, अंदाज लगाओ। यहां से जब ऊपर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अब फिर यहीं पर आ जाएंगे हम लोग ऐसे, तो इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के केस में क्या होगा, उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा ही नहीं, यानी उसमें जो वर्क डन होता है ना वो सब हीट में, साउंड में लॉस कर जाता है। यानी कंजर्वेटिव के केस में एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो वर्क डन माइनस mgh होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो वर्क डन प्लस mgh हो जाएगा। तो एनर्जी रिकवरेबल हुआ कि नहीं हुआ, यानी वर्क डन रिकवर हो जाता है। उसमें नॉन कंजर्वेटिव के केस में वर्क डन रिकवर ही नहीं होगा, सारा लॉस कर जाता है, यानी वो एनर्जी खर्चा करने वाला है। यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है, वर्क डन को खर्चा कर देता है, यानी वर्क डन जो उस पर होता है ना वो सब खर्चा कर देता है। और कंजर्वेटिव वाला क्या होता है, वर्क डन जो करते हैं ना वो सब कंजर्व करके रखता है, इकट्ठा करके। वही नीचे लिखा हुआ है, वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल। इसमें वर्क डन रिकवर नहीं होगा, सारा वर्क खर्चा हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, वो क्या है। अब यहां सवाल ये उठता है कि कैसे चेक करूं कि कौन होगा कंजर्वेटिव और कौन होगा नॉन कंजर्वेटिव। बहुत आसान है, शानदार कॉन्सेप्ट मैंने बना दिया तुम्हारे लिए, आसानी से समझ में आ जाएगी तुमको। जैसे देखो, इसका नाम है डेल ऑपरेटर। इसका क्या नाम है, डेल ऑपरेटर। देखो ना, ट्रायंगल को उल्टा करके लिखा हुआ है। डेल ऑपरेटर बोलेंगे या बोलेंगे नबला, या इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या क्या नाम है इसका, इसका नाम है, पहला नाम है ग्रेडियंट, दूसरा डेल ऑपरेटर, और तीसरा इसका नाम है नबला। तीनों नाम है इसका। जैसे कि समझाता हूं, कहता है कि अगर डेल क्रॉस एफ बराबर 0 होगा तो वो हो जाएगा कंजर्वेटिव नेचर का। ठीक से समझते हैं। जैसे कि एक फोर्स है एफ, और वो एफ बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब हमको चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है कि कंजर्वेटिव नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो उसको बोलते हैं डेल क्रॉस एफ। डेल क्रॉस एफ क्या होता है, ऐसे ऐसे कर देंगे, और यहां पर पहले रखना आई, फिर रखना है जे, अब फिर रखना है कि ये हुआ डेल। डेल क्रॉस एफ करेंगे तो इसका मतलब ये वाला पहले रखेंगे, ये वाला देखो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, और डेल बाय डेल जेड। अब एफ का रखेंगे यहां एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड। ये हुआ इसका मतलब। अगर ये 0 हो जाएगा तो कंजर्वेटिव, और अगर ये 0 नहीं हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव। इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, डेल क्रॉस एफ का वैल्यू, ये डेल क्रॉस एफ का मतलब मैंने लिखाया, यानी ये एफ रहेगा और ये डेल रहेगा, तो डेल क्रॉस एफ को ऐसे लिख देना। बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ डेल क्रॉस एफ लिखना है तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। तो यहां पर लिख देंगे आई जे के, पहले लिख दिए, और डेल का वैल्यू क्या करेंगे, यहां लिख देंगे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। अब एफ का क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के। अब इसको हम लोग निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या करेंगे, यहां से आई ले लेंगे ऐसे 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 ऐसे, तुमको पता है ना, इसको ढक देंगे और ऐसे ऐसे गुना करेंगे, डेल जेड बाय डेल वाई। फिर ये ऐसे कैसे करेंगे, डेल वाई बाय डेल जेड। फिर यहां करेंगे माइनस जे, नहीं,
आई के बाद प्लस आई के बाद माइनस जे करेंगे, फिर इसको ढक देंगे, इसको गुना करेंगे डेल जेड बाय डेल एक्स, अब फिर डेल एक्स बाय डेल जेड, डेल एक्स बाय डेल जेड प्लस करेंगे, फिर ना प्लस करेंगे, ये ले लेंगे। तो ये देखो डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल एक्स और डेल एक्स बटा डेल वाई माइनस डेल एक्स बटा डेल वाई। अच्छा तुमको ये इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब हुआ y हुआ वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ? y हुआ वेरिएबल, और y वेरिएबल हुआ। आगे इसको और भी समझाऊंगा अच्छा से, अभी फिलहाल शॉर्टकट में समझ लो। y अगर वेरिएबल है तो z यहाँ क्या होगा? कांस्टेंट। नीचे जो होगा ना ये होता है वेरिएबल, ये होता है वेरिएबल, यानी y अगर वेरिएबल होगा तो z क्या हो गया? कांस्टेंट। इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए डेल से डिनोट करते हैं, डेल से मतलब पार्शियल। x होगा वेरिएबल और x के अलावा जो भी होगा सब हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब हो y वेरिएबल है और y के अलावा जो है सब कांस्टेंट है, तो इसका मान हो जाएगा 0। यहाँ z वेरिएबल है, y कांस्टेंट, 0 0 0 0 सब आ गया 0। तो इसका मतलब ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। उतना डिटेल में इस तरह का क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है तुमको। इस तरह का सवाल आज के डेट में नहीं पूछता है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ समझ लो कि ऐसे चेक कर सकते हैं। अब हम लोग को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उसको ध्यान में रखते हैं, आगे देखते हैं। एनर्जी, हाँ एनर्जी। अब सवाल उठता है कि ये एनर्जी क्या होता है, तो इसको वर्क के भाषा में समझते हैं हम लोग। कहते हैं कि अगर वर्क करने की कैपेसिटी है तो इसका मतलब एनर्जी है, यानी एनर्जी का मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी एक आदमी है जो वर्क नहीं कर सकता है तो बोलेंगे कि उसके पास एनर्जी नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर उसके पास एनर्जी है तो इसका मतलब वो वर्क कर सकता है। यानी वर्क और एनर्जी इस तरह से रिलेटेड है, यानी वर्क कर सकता है तो इसका मतलब एनर्जी है, या एनर्जी है तो इसका मतलब वर्क कर सकता है। ये फंडा क्लियर है? अब देखो एनर्जी बहुत प्रकार का होता है, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे रूप है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, एकॉस्टिक्स यानी साउंड एनर्जी। तो एनर्जी के बहुत सारे रूप है, लेकिन हम लोग जिस एनर्जी के बारे में यहां पर पढ़ेंगे वो है मैकेनिकल एनर्जी। यस, तो सवाल उठता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो बोलता है वो एनर्जी जो बॉडी के मूवमेंट एंड पोजीशन के वजह से होता है, उस एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे, तो बोलता है मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो बॉडी के मूवमेंट एंड बॉडी के पोजीशन के वजह से होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। यानी जिसका इंतजार था हम लोगों को, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत दिन से ढूंढ रहे थे ये चैप्टर में कि पढ़ तो रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, ना काइनेटिक आया ना पोटेंशियल आया, गया कहाँ? तो आ गया आज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? यस, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एक बंदा है, ये तो एकदम लगा हुआ है, ये देखो इसका मास m है, वेलोसिटी v है। क्या है इसका काइनेटिक एनर्जी? देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो इसका मास है m, इसका मास कितना है m, वेलोसिटी कितना है v, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। हाफ mv² को ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ mv ऐसे ऐसे देके स्क्वायर, यानी कह सकते हैं हाफ mv डॉट v, ये भी कर सकते हैं।
एक छोटा सा सवाल बना के देख लेते हैं। अगर बोले कि इसका मास अगर 4 kg होता, वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड होता, तो बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ mv²। हाफ mv² बोले तो हाफ m के स्थान पर रख देंगे 4 kg और v के स्थान पर रख देंगे 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 200 जूल। कभी कभी ऐसे नहीं देगा, कुछ अलग अंदाज में देगा, जैसे इस तरह से बोलेगा कि इसका मास है 2 kg और वेलोसिटी जो है ना कुछ इस प्रकार से है 3I + 4j। अब बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर व्हाट? बहुत आसान है। क्या करेंगे यहां पर वेलोसिटी वेक्टर के रूप में, तो एक v डॉट v भी बताए थे ना, या मैग्नीट्यूड कर दो। क्या करेंगे? सबसे पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहां पर 3a² + 4a² का कर देंगे रूट। ये 3 × 9 और 4 × 16, 16 × 25 आ जाएगा। 25 को करेंगे रूट तो आ जाएगा 5। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर यहां कितना हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो यार। यस, हाफ mv², हाफ m के जगह 2 kg और v के जगह 5², तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 25 जूल। तो समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है। आगे देखो, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझेंगे, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं एक पार्टिकल है, एक बॉडी है जिसका कि मास m, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और बॉडी मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। तो लीनियर मोमेंटम बराबर हम लोगों को पता है p बराबर m × v होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो p बराबर m × v हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया मेरा लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। हम लोग यहां निकालना चाहते हैं दोनों के बीच में रिलेशन। तो देखो यहां पर v बराबर क्या होगा? p/m हो जाएगा। v बराबर यहां क्या होगा? p/m। तो इसमें डाल दो, किसमें? इसमें डाल दो। k बराबर हाफ m, v की जगह रख देता हूं मैं p/m स्क्वायर हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी बराबर देखो ये p² हो गया डिवाइडेड बाय 2 × m हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर p² 2m, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर p² 2m। और अगर बोलता तो p बराबर कितना होगा? p बराबर, तो देखो p² बराबर यहां पर क्या होगा? 2 काइनेटिक एनर्जी × m हो जाएगा, यानी p बराबर क्या होगा? 2, काइनेटिक एनर्जी को k मान लें, सिंपली k मान लेते हैं, 2km। 2km, p बराबर √2km या k बराबर p² 2m। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहां पर लिखा हुआ है दोनों के बीच में ग्राफ क्या होगा। तो इसको मान लो y और इसको मान लो x। एक बार ड्रॉ करके देखो तो क्या ग्राफ होगा, खुद से ड्रॉ करके देखो कैसा ग्राफ होगा। जैसे देखो, जैसे k बराबर दिया हुआ है p² 2m, तो इसका मतलब इसको अगर हम y मान लेते हैं तो y बराबर x² 2m हो जाएगा। यानी एक तरह से y बराबर ये x² टाइप का ग्राफ आया। x² का कोफिशिएंट 1/2m है ना, ये पाराबोलिक नेचर का होगा। हमको पता है नहीं, पढ़े थे कि नहीं, हंसता हुआ ग्राफ। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव होता है तो क्या करते थे हम लोग? हंसता हुआ ग्राफ बना देते थे। यानी इस नेचर का होगा, पाराबोलिक, याद रखना।
ध्यान रहे इसमें m बराबर कांस्टेंट है, m बराबर क्या है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, पैराबोला। क्लियर है, यानी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ पैराबोलिक नेचर का होगा। लेकिन एक क्वेश्चन है तुमसे, अगर वो बना दोगे तब जाने, ये ग्राफ खींच के दिखाओ, वीडियो को पॉज करके जरूर से जरूर कोशिश करोगे। ये ग्राफ इधर काइनेटिक एनर्जी है, इधर लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर है, के बराबर हम लोग पढ़े हैं ना, पी स्क्वायर बटा 2m। तो इसका ग्राफ खींचो, अभी जो मैं बताया था ना उसी स्टाइल में। क्या करोगे, इधर जो होगा उसको मान लोगे x, क्या मान लोगे, x मान लोगे, और उसको मान लोगे y, उसके आधार पर देखोगे क्या आता है, तुरंत बन जाएगा। तो इसको अगर हम x मान लें और इसको अगर हम y मान लें, तो देखो ये y बराबर ये x है ना, x बटा 2m है, तो इसका मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अच्छा, ये लीनियर रिलेशन आ गया। ये कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन। तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। वीडियो को पॉज किया था क्या, कर दिया था ना, तो समझ में आ रहा है कितना शानदार ग्राफ है ये। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करते हैं, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे जो बहुत काम आने का चीज है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि P बराबर √2km, k इंटू m, √2km, और काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर बटा 2m। ये दोनों को तो हम लोगों को याद कर लेना है। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि P है सेम, क्वेश्चन में बोलेगा P है सेम, तो काइनेटिक एनर्जी का अनुपात क्या होगा। P अगर सेम हो जाएगा तो ये क्या होगा, ऐसे पूछेगा। P सेम का मतलब क्या हुआ, P सेम का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी बराबर है P स्क्वायर बटा 2m। अब P रह गया सेम, इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो गया, इन हुआ। तो इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में हुआ 1/m1 कह सकते हैं, बाकी को 1 मान लो ना। जब प्रोपोर्शनलिटी हो जाए तो बाकी को 1 मान लो, यानी P स्क्वायर बटा 2m1 होगा, बाकी को हम 1 मान ली। इस सब स्टाइल सीखोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ke2 का मतलब 1/m2, बाकी को 1 मान लिए ना, तो ke1 बटा ke2 बराबर क्या होगा, ke1 बटा ke2। यानी याद रखना, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो मास का इन्वर्सली हो जाएगा, यानी ये m2 बटा m1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसमें इसको भगा देंगे तो पलट जाएगा। एक तो ये पूछेगा, दूसरा पूछेगा कि के सेम है, क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों में। तो ई वाला लगाएंगे, इसमें भी लगा सकते हो। ये के कांस्टेंट रहेगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ना हो जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब हुआ कि P1 बराबर बोले तो √m1 समझ लेना है, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं। अब P2 बराबर क्या समझ लेना है, ये सब ट्रिक सीखो। P2 बराबर m2 मान लेते हैं, डायरेक्ट ट्रिक, नहीं समझा, बाकी को 1 मान लिए ना, ये कांस्टेंट चला गया, इसको हम इसको सबको 1 मान लेते हैं। तो P√m1 का हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं। तो ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m1 √m2 होगा। उतना लफड़ा नहीं लेना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तब P1/P2 बराबर क्या होगा, P1/P2 बराबर √m1/m2। जब भी अनुपात निकालना हो ना तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 मान लोगे तो इजी रहेगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा। ये सब स्टाइल जब सीख जाओगे धीरे धीरे, बहुत बच्चा बोलता है कि स्पीड नहीं हो पाता है सर, स्पीड, तो यही छोटी छोटी बात जब जानोगे तो स्पीड पकड़ लोगे। हाँ,
लेकिन एक ही दिन में कैसे पकड़ लोगे, धीरे धीरे समझते जाओगे, आगे बढ़ते चलेंगे, मेरे साथ और बने रहोगे तो एक दिन एकदम सुपर स्पीड पकड़ के सवाल को बनाओगे। ठीक है, तो कुछ सवाल बना के देखते हैं ना, तब एकदम मजा आ जाएगा। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे। यस, खुद से। क्या कह रहे हैं, दो मास है 1 ग्राम का और 4 ग्राम का, मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। देखो P बराबर हम लोग जानते हैं √2km होता है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी से दोनों मूव कर रहे हैं, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, यानी ये अगर सेम है तो हमको बताना है P1/P2 क्या होगा। तो तुमको पता है ना, ये हो जाएगा √ देखो 2ke/m1, नहीं समझ में आ रहा था ऐसे कर देंगे, नहीं 2ke × m2, P2 का मान हुआ नहीं, तो √m1/√m2 हो गया। सब कैंसिल हो गया ना, तो यही निकालना था, निकल जाएगा। खुद से ट्राई करिए ना, तो ये था कितना 1 और ये था कितना 4, और इसका करेंगे तो क्या होगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। देखो कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, देखो ये देखो जेईई मेन 2021 और जेईई मेन 2022 दोनों का क्वेश्चन है, ध्यान से बनाओगे। ठीक है, कहता है 2 पार्टिकल हैविंग सेम मास, हैविंग मासेस 4 ग्राम एंड 60 ग्राम रिस्पेक्टिवली। पहले करना है वीडियो को पॉज, फिर करना है ट्राई, नहीं बनेगा तब वापस आओगे मेरे पास। सेम इक्वल काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। पता है ना, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहा तो फॉर्मूला पता है ना, P बराबर होता है √2km होता है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो इसका मतलब P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1/P2 बराबर क्या होगा √m1/m2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है n/2 है, तो n का मान कितना होगा, इसका मान n/2 है। वीडियो को पॉज किया, बनाया, करो ना, कर देते हैं ना। यह 4 है, यह है 16, यह है कितना 4 ग्राम और ये कितना 16 ग्राम। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका जो वैल्यू है ना n/2 है, तो n का मान निकालना है। ये तो बड़ा है, 4 चौका 16, 1/4, 1/4 करोगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 बराबर n/2, इसीलिए n बराबर 1 आ जाएगा। फंडा क्लियर। इसको बनाओ तो खुद से। इसमें क्या कर रहा है, एक बॉडी ऑफ मास 8 kg, अनदर मास 2 kg, यानी एक बॉडी का मास है 8 kg और दूसरे का मास है 2 kg, मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। इसमें ही बोल रहा है इक्वल काइनेटिक एनर्जी से रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मोमेंटा, मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, खुद से ट्राई करो। कर लिया, यानी P1/P2 बराबर क्या होगा, के यहां सेम है, कि यहां क्या है सेम है, क्या होगा, बहुत इजी है, पढ़ चुके हैं ना, m1/m2। अब डायरेक्ट लिख देता हूं, यानी ये अगर सेम है तो P1/P2 बराबर √m1/m2 हो जाएगा। इस समझ में आता है कि नहीं, आ जाता है ना, P1 बराबर √m1, P2 बराबर √m2, बाकी कांस्टेंट को 1 मानोगे, धुआंधार उड़ा दोगे। m1 का वैल्यू 8 और m2 का वैल्यू 2, 8/2 बराबर 4, 4 का होगा 2, यानी 2/1। क्लियर हो गया। फील आना शुरू हो गया है। अब बनाएंगे अगला सवाल। वीडियो को करना है पॉज, पहले करना है खुद से ट्राई, तब बात करो आगे। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 सॉलिड्स A and B ऑफ मासेस 1 kg 2 kg
मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम, इसमें लीनियर मोमेंटम इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मांग रहा है, लीनियर मोमेंटम इक्वल है, पता है ना काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है। तो इसका मतलब हुआ ke अगर यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है ना, तो ke a का और ke b का क्या अनुपात होगा? बहुत आसान है ना, mb/ma हो जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? ke अगर हम a का लेंगे, एकदम बच्चा की तरह समझ लो, तो p²/2m a का हो जाएगा, और ke अगर b का लेंगे तो p²/2 इंटू mb हो जाएगा, और अनुपात करेंगे तो ये लीनियर मोमेंटम बोला था बराबर है, इसीलिए ना बराबर बोला खत्म हो जाता है। तो बराबर है तो वो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, ये उल्टा हो गया ना, यानी ऊपर में ये रहेगा तो नीचे में रहेगा, देख रहे हो ना, तो ये हो जाएगा ke ऐसे हो जाएगा, बन गया होगा। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि a/1 है, इसका मान कितना दिया हुआ है, a/1 दिया हुआ है, तो इस a का मान निकालना है। mb का मान कितना है 2 kg, और ma का मान कितना है 1 kg। इसका मतलब a/1 बराबर 2/1 हुआ, तो a बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा, यही पूछ रहा था। तो कुछ कुछ फील आना स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन बनाने का। तो अब हम लोग एक बेहतरीन सेगमेंट के तरफ जाएंगे जहां होगा ट्रिक ही ट्रिक, मैजिक ही मैजिक, और वो सेगमेंट का बहुत इंतजार था तुम लोगों को बताने का मेरा। मैजिक, हाँ हाँ मैजिक ही होने वाला है। कौन सा मैजिक? मैजिक सवाल बनाने का, जल्दी जल्दी। कैसे जल्दी जल्दी सवाल बनाते हैं वो देखोगे आज। क्यों मैजिक बोलता हूं मैं? क्योंकि जो 99% लोग जो होते हैं ना, बच्चे होते हैं ना, उसके बनाने का तरीका और हमारे बनाने का जो तरीका होगा वो एकदम डिफरेंट होगा, और इसीलिए इसको मैजिक बोलता हूं। तो क्या है वो मैजिक, देखते हैं। पता है k = p²/2m होगा। अब यहां पर बात जो होगी वो ध्यान से देखना, इधर लिख रहा हूं मैं फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, फॉर स्मॉल परसेंट चेंज। इधर लिख रहा हूं मैं फॉर बिग परसेंट चेंज। प्रश्न उठता है कि किसको स्मॉल कहेंगे, किसको बिग बोलेंगे, ये भी एक समस्या होता है। स्मॉल क्या, बिग क्या, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। स्मॉल बिग का कोई बाउंड्री लाइन नहीं होता है कि यहां से नीचे स्मॉल बोलूं और यहां से ऊपर बिग बोलूं। लेकिन हम लोग जो सवाल बनाएंगे ना वो 10% से कम रहेगा, लेस देन 10% होगा तो हम लोग समझेंगे स्मॉल है, ग्रेटर देन अगर 10% है तो हम लोग समझेंगे बिग है। इतना क्लियर है स्मॉल और बिग में। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है p²/2m। पहले पढ़े हो कभी? इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा k/k, पढ़े हो? बराबर हो जाएगा, पावर 2 है ना, 2 इंटू डेल्टा p/p। ऐसा कभी नहीं पढ़े हो? z बराबर k इंटू एक्स पे पावर a, y पे पावर b, तो पढ़ते थे डेल्टा z/z। इरर मेजरमेंट में कांस्टेंट में कोई इरर नहीं होता है, a इंटू डेल्टा x/x, b इंटू डेल्टा y/y, ऐसा पढ़े थे हम लोग। कांस्टेंट में कोई इरर नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, उसका फ्रैक्शनल चेंज 0 हो जाता है। तो यहाँ m कांस्टेंट है ना, तो इसमें कोई फ्रैक्शनल चेंज नहीं होगा। k एंड m यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर हमने क्या माना है, m माना है कांस्टेंट, m को कांस्टेंट मान के काम किया है। तो इसमें लिख सकते हैं कि डेल्टा k/k इंटू 100 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा p/p इंटू 100। इसका मतलब हुआ, ये हुआ परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
अब बराबर लिखेंगे 2 गुना परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ध्यान रखना लीनियर मोमेंटम पे पावर 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि लीनियर मोमेंटम का अगर p% इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुना p% हो जाएगा। ये 10% से कम रहा तब, जैसे कि बोलेगा लीनियर मोमेंटम 3% बढ़ गया तो इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी 6% बढ़ गया। जैसे बोलेगा कि लीनियर मोमेंटम 5% बढ़ा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 ऊपर में है ना, जितना पावर रहेगा उतना से गुना कर देना है, तो 10% बढ़ गया। ये समझ गया। दूसरा स्टाइल देखो, देखो हमारे पास सब ज्ञान होना जरूरी है। लॉन्ग मेथड भी इंपॉर्टेंट है, एकदम पूरा डिटेल वाला, डिटेल में जो समझते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो मैजिक बताऊंगा ना वो भी जरूरी है। दोनों रखना जरूरी है। तो बड़ा रहेगा तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100 कर देंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी और शॉर्ट कर लेता हूं मैं। परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसके हिसाब से K बराबर पी स्क्वायर बटा 2m है। हम बोले थे ना जितना कांस्टेंट होगा उसको मान लोगे 1, सारे कांस्टेंट को क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। तो के फाइनल बराबर क्या होगा, पी फाइनल स्क्वायर बटा 2m। अभी मैं लिख दे रहा हूं, मैं अभी सिखा रहा हूं इसीलिए। पी इनिशियल स्क्वायर बटा 2m, यहाँ पी इनिशियल स्क्वायर बटा 2m लिख देंगे। इसका मान लिख दिया यहाँ, इसका मान लिख दिया यहाँ, इसलिए मान। शुरू में कई बार समझाया हूं कि अगर इस तरह के बात हो तो कांस्टेंट को मान लेंगे 1, यानी इसको मान लेंगे 1 1 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय। इसको इस तरह से याद कर लेना है, यानी कांस्टेंट को हम लोग 1 मान लेते हैं, ध्यान रखना। यानी के ई बराबर पी स्क्वायर मानेंगे, तो के ई फाइनल बराबर पी स्क्वायर, के इनिशियल बराबर पी स्क्वायर इनिशियल का, के इनिशियल बराबर पी स्क्वायर डायरेक्ट मान लेंगे। अब परसेंटेज रहेगा तो 100 से गुना कर दो, यानी ये क्या हो गया, के ई फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल इनटू 100। दिस इज परसेंटेज के। रट्टा नहीं मारना है, समझने का कोशिश करना है। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइडेड बाय इनिशियल, और गुना 100 कर देंगे। तो के फाइनल का मान रख दिया, एम कांस्टेंट है ना, तो के फाइनल बराबर ये, के इनिशियल बराबर ये, और ये इस स्टाइल को अगर पकड़ लोगे ना तो धीरे धीरे एकदम मस्त हो जाओगे। यस, तो कुछ पहले एक सवाल बनाएंगे इस विधि से, उसके बाद बताऊंगा मैजिक। ठीक, इंक्रीज इन P is 20%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन है। तो ऐसे सवालों को बनाने का जो टेक्निक है ना वो समझो। तो हम मान लेते हैं कि P इनिशियल बराबर P है, तो P फाइनल बराबर क्या होगा, P फाइनल बराबर होगा, P तो पहले से था ही, अब 20% बढ़ गया, यानी P में 20% बढ़ गया, तो ये हो गया P और ये हो गया 0.2P, तो ये हो गया 1.2P हो गया P फाइनल। सही है। अब हमको निकालना है ये परसेंटेज के नहीं बराबर के ई फाइनल, के ई इनिशियल, के ई इनिशियल। के ई फाइनल मतलब मास तो कांस्टेंट था, तो पी फाइनल ना, के बराबर रिलेशन है ना, के ई बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। तो के ई फाइनल मतलब इसको तो 1 मान लिए, के ई फाइनल मतलब पी स्क्वायर फाइनल,
परसेंटेज करना होगा तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखो PF मतलब फाइनल, फाइनल मतलब 1.2 का 1.2 पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, इस तरह से। और ये 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से उसका वैल्यू कितना होगा, यानी 12 हुआ बराबर है 44 से, पढ़े हो कि नहीं, 1.44 हो जाएगा। पी स्क्वायर सबसे कॉमन ले लेंगे तो 1 बन जाएगा। तो ये 100 से गुना भी है, तो ये कितना हो गया 1.44 माइनस 0.1, तो इसका मतलब हुआ 0.44 आ जाएगा गुना 100, तो इसका मतलब क्या हुआ 44% हो जाएगा। यानी परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 44%। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो ये तो तरीका हमको जानना ही है, इस तरीका तो एक्चुअल तरीका यही है। लेकिन हम लोग अब ऐसा सवाल जब देख रहे हैं कि बार बार हर साल आ रहा है इसी स्टाइल का, तो हमने एक तरीका बना लिया, उस तरीके से सवाल जल्दी जल्दी बन जाएगा। और वो मैजिक अभी तक मैजिक नहीं आया ना, तो अब वो मैजिक की बारी आ गई है जो तुम देखने वाले हो। ध्यान से देखो, इधर मैं कुछ सवाल लिखूंगा, उधर उसका जवाब देना है। 30%, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा। P अगर बढ़ाएंगे 40%, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा। P अगर बढ़ाएंगे 50%, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा। अब P अगर बढ़ाएंगे 60%, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा। अब P अगर बढ़ाएंगे 100%, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा। अगर P घटाए 20%, तो काइनेटिक एनर्जी कितना घटेगा। इसी सब का जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए। तो वो जो ट्रिक बताए ना उसको ध्यान से देखना। अभी क्या था, K बराबर यही था ना 2 डेल्टा P बटा P था। 10% से कम था तो डबल कर देते थे, नहीं जैसे कि 10% से जैसे 10% से कम होता, मान लेते हैं, एक ले लेता हूं मैं, P को हम बढ़ा देते हैं 3%, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, ये ना। तो अब देखो सबसे नीचे वाला P को अगर 3% बढ़ाएंगे तो 10% से कम हुआ ना, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा 6%। लेकिन 10% से ज्यादा वाला केस में क्या करेंगे, 10% से ज्यादा वाला केस में क्या करेंगे, इसी ट्रिक को समझना है। ये कितना है 20 है ना, 20 कर देंगे डबल, तो 20 गुना 2 आया। अब प्लस कर देंगे, 20 में शुरू में क्या था 2 था, तो 2 को स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 44%। यस, अभी तो निकाले थे ना। यानी इस टेक्निक से निकालेंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। लेकिन एक बात, हाँ, एग्जाम में यही पैटर्न का प्राय पूछेगा। इसका क्या होगा 30% है, तो 30 गुना 2 कितना होगा 60। अब प्लस क्या करेंगे 3 को स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 69%। इसका आंसर क्या होगा 40 गुना 2 प्लस क्या करेंगे 4 को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 96% हुआ। इसका क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा 50 गुना 2, खुद से बनाओ, प्लस क्या करेंगे 5 स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 125%। इसका बना के दिखाओ तो 60 का, वीडियो पॉज करके 60 का कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हुआ ना, 120 अब प्लस 36, तो कितना होगा 156%। ये क्या होगा, ये तो गजब है। ये 100 का हो गया 200, अब प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे 100, यानी 300%। यस 300%। अब घटेगा तब, तो घटेगा तो क्या करोगे, तो 10 का 20 का डबल करोगे, 40 आया, और उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे यहां पर, तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो घटाना है,
तो कितना होगा 36%। समझ में आया बात? वेरी गुड। आई 3% बढ़ेगा तो 6%। बहुत आसान है। यानी मोमेंटम घटेगा बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी निकालना मेरे लिए नहीं तो दाएं बाएं हाथ का खेल है, यानी मैजिक सीख गए। लेकिन इसको लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अंत में 0 आना चाहिए। आप देखो, अगर अंत में 0 नहीं आया तो वो मेथड तो मैं बता ही दिया, लेकिन अगर अंत में 0 आ गया तो फिर उस मेथड को लगा कर क्या करोगे? इस जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर लेंगे? तो इसीलिए एक मैजिक की तरह काम करेगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी एग्जाम में यही वाला पूछेगा। यहाँ पर 24% 25% वाला पूछने का चांस ही कम है। यानी 100 बार एग्जाम होगा तो 99 बार इसी स्टाइल का क्वेश्चन पूछता है। इसलिए तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इसको ध्यान में रखोगे। कभी कभी क्या बोल देता है, काइनेटिक एनर्जी दे देगा, ई वाला बोलेगा निकालने के लिए। जैसे कि बोलेगा काइनेटिक एनर्जी 300% हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन से देखेंगे कि किससे वो मैच कर रहा है। 100% से मैच करेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, कहां पूछा हुआ है, कब पूछा है, देखो। क्या इन दोनों सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ है। जवाब है तो बोलो। बोल रहा है 20% लीनियर मोमेंटम बढ़ रहा है, लीनियर मोमेंटम 20% बढ़ रहा है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगा? कितना परसेंट? कितना? यस, जल्दी जल्दी बन रहा है ना, मतलब कुछ छुए हुए भी नहीं ना, डायरेक्ट लगा दी। इसी को तो बोलते हैं। ये देखो बनेगा नहीं तुमसे। ये भी देखो जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा ना, नहीं समझा? पहले एक था 300% बढ़ा दिए उसको तो 3p हो जाएगा, यानी 4 गुना हो गया ना। 100% बढ़ा तो डबल हो जाता है। पहले p था, 100% बढ़ाए तो p गुना 100/100, तो 100% बढ़ाए तो डबल होता है। और 200% बढ़ाएंगे तब 200% बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 3 गुना हो गया, नहीं 3p हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 4 गुना बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब 300% बढ़ा। ये सब भी याद करना, बढ़िया चीज सिखाए तुमको। 300% बढ़ गया मतलब शुरू का 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? बहुत आसान है। क्या? 100%। वेरी गुड। तो आज के लेक्चर में मजा आया, इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया। वेरी गुड। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।